यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा कहानी विधा की तात्विक समीक्षा करने के सामान्य व सरल नियम क्या है। मैं इस विषय के माध्यम से आपको यह बताऊंगी बेटा, यदि आपने इसको करना सीख लिया है तो कोई भी कहानी आप पढ़ें, उस कहानी के सभी प्रश्नों को हल करना सीख सकते हैं। और कहानी में जो एक मुख्य प्रश्न होता है वो है तात्विक समीक्षा का। तो आपको मैं आज नियम बता रही हूँ, फिर चाहे कहानी आप कोई भी लें, उस नियम के तहत आप बड़े आराम से हर कहानी की तात्विक समीक्षा कर सकते हैं। इसके सामान्य व सरल नियम क्या है यह मैं आज आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ आज आपको मैं कोई भी कहानी, दो कहानियां आप अपने सिलेबस से पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा उदाहरण दे करके भी किस तरह से आपने कहानी में से इस पॉइंट्स को आपने समीक्षा करनी होती है, इस तरह से आपको यह बहुत आसान लगेगा। देखिए बेटा, कहानी के कुछ तत्व होते हैं। पहले तो आप यह समझे कि समीक्षा का अर्थ क्या होता है। साहित्यिक दृष्टि से कहानी में के कुछ तत्व माने जाते हैं और उन तत्वों के आधार पर कहानी खरी उतरती है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना होता है। इसे हम समीक्षा कहते हैं। और जो कहानी के तत्वों का अर्थ होता है, इसके अंदर यह गुण होने चाहिए। जो कहानी है ना, उसके अंदर मुख्य मुख्य ये गुण होने चाहिए। इस बात से हमें यह पता चलता है कि यह कहानी कैसी है, अच्छी है, जो तत्वों के आधार पर खरी उतरती है या नहीं। अब मान लीजिए आपको कोई भी कहानी है, उस कहानी को आपने पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, और फिर आपको उस कहानी की तात्विक समीक्षा करनी है। तो जो ये तत्व लिखे हुए हैं यह फिक्स है। इन्हीं तत्वों के आधार पर आप उस कहानी को किस तरह से समीक्षा करेंगे, यह अब हम जानेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला कहानी का तत्व होता है शीर्षक, कि कहानी का शीर्षक कैसा है। कहानी के शीर्षक को पढ़ करके पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। एक ही है गुण। शीर्षक का अर्थ क्या है बेटा, कि कहानी का नाम क्या है। और कहानी के नाम को पढ़ते ही पाठक के मन में जिज्ञासा हो, उसके मन में एक, आप कह सकते हैं, दृश्य जो है उभर करके आए कि इस कहानी में इस तरह की बात होगी। अगर वह शीर्षक जो है उसका विषय के अनुकूल होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ ऐसे गुण हैं जो होने चाहिए। अब मान लो आप ईदगाह कहानी की तात्विक समीक्षा कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ये तत्व यही रहेंगे। पहला पॉइंट, जैसे आपने शीर्षक चुन लिया है, तो आप उसमें पहले ये लिखेंगे कि शीर्षक के अंतर्गत क्या आता है, कि कहानी का जो नाम है, जो शीर्षक है स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए। जैसे ही शीर्षक को पढ़े पाठक, उसके मन में एक जिज्ञासा भी होनी चाहिए। इन गुणों के साथ ही कहानी का शीर्षक होना चाहिए। तो मान लो आप ईदगाह कहानी ले रहे हैं, या पुरस्कार, जो भी कहानी आप लेंगे, उस कहानी में आप क्या लिखेंगे, कि जो ईदगाह कहानी है इसमें ईद के मेले के बारे में जिक्र किया गया है, और वहां पर बच्चों की उत्सुकता और वहां का, आप कह सकते हैं, सजीव चित्रण किया गया है। और उस कहानी के अनुसार कहानी का शीर्षक ईद गाह जो है वह बहुत सही उतरता है। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसका तत्व है वो है कथानक। जब आप कहानी की तात्विक समीक्षा कर रहे हैं, उसका दूसरा तत्व कथानक है। कहानी चाहे आप कोई भी ले, मैं आपको ईदगाह कहानी का उदाहरण देकर बता रही हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे कि कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है कथा वस्तु या कथानक या कथा तत्व होता है। अर्थात जो व्यक्ति कहानी लिख रहा है, जो कहानीकार है, वह अपनी कल्पना से कहानी जो है लिखता है, लेकिन उसमें सबसे पहले कथा तत्व या कथानक होना जरूरी है। और कथानक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, कि कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। आपने कहानी पढ़नी शुरू की है तो आप उसको पूरा ही पढ़ेंगे, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह के गुण होने चाहिए। एक जो उसकी कहानी के अंदर आप ये कह सकते हैं जो कथा तत्व है, जो बातें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। यह नहीं हो कि कहानी ईदगाह पे है और उसके अंदर हम किसी और विषय का चित्रण, अर्थात विषय के अनुकूल होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, एक सूत्र में बंधे हुए होने चाहिए सारे तत्व। तो आप यह बात लिखेंगे, ये कहानी के कथानक के गुण होने चाहिए। और फिर आप लिखेंगे कि जो ईदगाह कहानी है उसमें ईद का मेला आया है, रोजे के बाद ईद आई है, और ईद के मेले में जाने की सब तैयारी कर रहे हैं। यह अमीना और हामिद
मुख्य जो है पात्र है उनके इर्द गिर्द घूमती हुई सारी कहानी है, और हामिद भी मित्रों के साथ जा रहा है। अर्थात आपको कहानी में से पूरी कहानी में से जो कथा तत्व है वो 2 या 3 4 5 लाइनों में मैक्सिमम जो है आपको पूरा लिखना होता है कि इस कहानी का कथा तत्व या मूल कथा ये है। और हम यह कहते हैं कि ईदगाह कहानी जो है वह क्या है कि शुरू से अंत तक रोचकता लिए रहती है, रोचकता बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है, इसलिए यह कथानक तत्व के आधार पर भी खरी उतरती है। फिर तीसरा तत्व आप लेंगे चरित्र चित्रण। जो भी कहानी आप कर रहे हैं, जिसकी भी कहानी की आप तात्विक समीक्षा कर रहे हैं, उसमें आपने यह ध्यान देना होता है कि उसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं और सहायक या गौण पात्र कौन कौन से हैं। तो आप पहले इसके बारे में लिखेंगे। जो पात्र योजना है, चरित्र चित्रण है या पात्र योजना है, वो कैसी होनी चाहिए कि सभी पात्र जो है कहानी से मेल खाते होने चाहिए, और वे सामाजिक जीवन से जुड़े भी हों, कहानी से भी जुड़े हों। उनका जो चरित्र है वह आप कह सकते हैं पाठक के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला हो। इस तरह से जो व्यक्तित्व निर्माण कहानीकार करता है वह सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। तो इसमें फिर आप क्या लिखेंगे कि जैसे ईदगाह कहानी है, इसके मुख्य पात्र हामिद और अमीना है, वह सहायक पात्र जो है वह नूरे है। इस तरह से आप एक दो व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर वे कहेंगे कि भी जो हामिद है उसका चरित्र बहुत अच्छा दिखाया गया है, अमीना दादी का भी चरित्र बहुत अच्छा दिखाया गया, जो उसके मित्र मंडली है उनका भी चरित्र अच्छा दिखाया गया है, लेकिन हामिद का चरित्र जो है, जो कहानी का नायक है, बहुत ही अच्छा दिखाया है। वह जब सभी बच्चे मेले में खिलौने आदि खरीद रहे होते हैं तो वो क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है ताकि उसके हाथ पैर न जले। अमीना भी एक अच्छी प्यार करने वाली दादी के रूप में चित्रित की गई है। तो आप क्या कहेंगे, अन्य बच्चों का जो चित्रांकन है वह भी हामिद के अनुसार है। अर्थात चरित्र चित्रण में, चरित्र योजना में भी कहानीकार पूरी तरह से सफल हुआ है, एक अच्छे चरित्र को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यह कहानी चरित्र चित्रण के आधार पर भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से खरी उतरती है। अब आ गया बेटा संवाद योजना या कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ क्या होता है बेटा, आपस बातचीत। जब कहानी में आप दो पात्रों के बीच में कोई बातचीत दिखाते हैं उसे हम संवाद योजना कहते हैं। और आपने यह कहना है कि कहानी के अंदर जो संवाद योजना है वह कहानी में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, उसको पढ़ने से हमें कहानी जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो क्या कहते हैं, ये सरल सहज स्वाभाविक डायलॉग्स होने चाहिए, संवाद होने चाहिए, सटीक एवं पात्रों की मानसिक संवेदना को व्यक्त करने वाले होने चाहिए कि पात्र के मन में क्या बात आ रही है। तो संवाद उस पात्र के मन की बात को पाठकों तक पहुंचाने के लिए योग्य होने चाहिए। तो कहते हैं कि आप इसमें से कोई भी कहानी में से, जैसे आपको कोई भी संवाद जो छोटा सरल और अच्छा लगता है, उदाहरण दे करके बता सकते हैं। कि जैसे आपने हामिद और एक दुकानदार जहां वो चिमटा खरीदता है, छोटा सा संवाद है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे उसके जवाब है, आपसी बातचीत है। इसके अलावा भी आप कोई भी तरह की, मान लो हामिद के अपने दोस्तों के साथ का संवाद ले सकते हैं, कोई भी तरह का संवाद एक उदाहरण के तौर पर आप तैयार कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि कहानी की संवाद योजना सरल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। संवाद योजना में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, जैसा पात्र है उसकी भाषा वैसी होनी चाहिए और उसके संवाद भी वैसे ही होने चाहिए। अब आ गया बेटा देश काल व वातावरण। देश काल और वातावरण क्या चीज होती है बेटा, कि कहानी में किस तरह के परिदृश्य की कल्पना की गई है, कैसा दृश्य दिखाया गया है, किस तरह के हाव भाव है पात्रों के। और आप कह सकते हैं कि कहानी के अंदर जो है घटना किस तरह की है, पात्र योजना के अनुकूल वातावरण है या नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि इस कहानी में, ईदगाह कहानी में ईद के मेले का दृश्य है, तो आप मेले के दृश्य का कोई उदाहरण दे सकते हैं कि चारों तरफ मिठाइयां लगी, या फिर आप जैसे कि वो नमाज पढ़ते हैं, भाई वहां पर जाजिम बिछा हुआ है, दूर तक पंक्ति चली, ये सब ऐसे लगता है एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं, एक साथ ऊपर उठते हैं। तो दृश्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं देश काल वातावरण के बारे में, कि जब कहानीकार कहानी के विषय के अनुसार दृश्य की योजना करता है तो उसमें क्या होता है
कि उस दृश्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वह सामने सजीवता से उभरने लगता है। तो प्रस्तुत कहानी का कोई भी दृश्य ले सकते हैं, या तो मेले का ले सकते हैं जहां बच्चे अपने मिठाइयाँ दिखा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, या फिर आप वो वाला दृश्य ले सकते हैं जब ईद का माहौल है और सभी भागे भागे फिर रहे हैं गाँव के अंदर, की भी सेवैयाँ बनानी है, ईद के लिए जो जो तैयारियां करनी है। या फिर आप वो ले सकते हैं जब नमाज अदा की जाती है उस समय का जो दृश्य है। और हम कह सकते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है, जो कथानक है, जो पात्रों का स्वभाव व्यवहार है, उसके अनुसार ही इस कहानी का, जो कहानी के बारे में आप समीक्षा कर रहे हैं, देश काल व वातावरण दिखाया गया है। अब मुख्य जो बात होती है बेटा वो होता है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है? तो आपने जब भी किसी चीज के उद्देश्य के बारे में लिखते हैं तो एक दो सामान्य पंक्तियां अवश्य लिखें कि कोई भी रचनाकार बिना उद्देश्य के किसी रचना को नहीं लिखता। प्रत्येक रचना को लिखने के पीछे रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। तो जो ईदगाह कहानी है, मान लो ईदगाह के बारे में लिख रहे हैं, कोई भी कहानी में लिख रहे हैं कि जो प्रस्तुत कहानी है, यह कहानी भी किसी उद्देश्य को लेकर ही लिखी गई है। तो कहानीकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यह एक मनोविज्ञानिक कहानी है, किसी एक बालक के मन के भावों को प्रकट करना मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ हर हाल में संघर्ष करते रहने की शिक्षा देना भी उद्देश्य रहा है कि किस तरह से, जैसे अमीना का भी आप चरित्र दे सकते हैं, हामिद का भी दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं ना कि हमेशा आप कह सकते हैं प्रसन्न और खुश मुद्रा में रहने का सिखाना भी उद्देश्य रहा है कि हामिद है, उसके दोस्त उसे चिढ़ाते पर वह अपना हौसला नहीं छोड़ता, वह हमेशा खुश रहता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो कहानी है यह भी पूरी तरह से उद्देश्यात्मक रचना है। और जो कहानीकार है वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से सफल हुआ है। इसमें आप ये देखेंगे कि एक जो त्याग की भावना है एक बच्चे के अंदर है, वह भी दिखाना उद्देश्य रहा है। तो जो हामिद है वह क्या करता है, अपना सारा कुछ, अपनी हर खुशी को, अपनी हर इच्छा को मार करके, अपना अर्थात त्याग करके, इसको मार शब्द भी आप प्रयोग ना करें, कि त्याग करके, छोड़ करके अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर कितनी त्याग की भावना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईदगाह कहानी जो है वह उद्देश्य की दृष्टि से पूर्णतः सफल रचना है। अब आ जाता है बेटा भाषा और शैली। तो आप क्या लिखेंगे कि भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल, भावानुकूल होनी चाहिए। ईद से संबंधित नमाज, जाजिम, रोजा, कुछ एक शब्द आप ढूंढ सकते हैं। जैसे ईदगाह कहानी है ना, तो इसमें आप ईद से संबंधित चुन सकते हैं। जैसे मान लो पुस्तर कहानी आप लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कृषि से संबंधित है, तो उसमें कृषक, बालिका है, या इस तरह के शब्द चुन सकते हैं। आदि शब्दों का प्रयोग बड़े स्वाभाविक, प्रभावशाली ढंग से किया गया है। भाषा हिंदी भाषा है इसकी, और इसमें अनेक भाषाओं के शब्दों को भी जोड़ा गया है। इसके साथ साथ आप यह कह सकते हैं कि जो शैली है वह वर्णनात्मक है, पात्रानुकूल शैली है, भावानुकूल शैली है। जो लेखक है उसने भाषा शैली अत्यंत सहज और पात्रानुकूल लिखी है। कहानी, और जब सारे आप तत्वों के बारे में लिख लेते हैं बेटा, जब आप बता देते हैं कि भाषा शैली भी अच्छी है, इसका उद्देश्य भी अच्छा है, और जब सारा काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यह ध्यान देना होता है कि अंत में आप यह लिखते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह कहानी, कहानी के सभी मुख्य तत्वों, उन तत्वों के बारे में लिख देते हैं। जैसे शीर्षक, कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, योजना या कथोपकथन, देश काल व वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली की दृष्टि से पूर्णतः सफल कहानी है। पाठकों के हृदय में अपनी स्थान बनाने के योग्य है। इस तरह से आपने कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की तात्विक समीक्षा करनी है। तात्विक शब्द का अर्थ मैं पुनः आपको बता दूं, जो कहानी के अंदर गुण होने चाहिए, कुछ तत्व निर्धारित किए जाते हैं कि ये गुण कहानी में होने चाहिए, तो ही वह कहानी साहित्यिक दृष्टि से एक सफल कहानी मानी जाती है। तो जब साहित्य की दृष्टि से हम कहानी के तत्वों की समीक्षा करते हैं तो इन तत्वों को आधार बनाकर करते हैं। फिर आपके सामने कोई भी कहानी आए तो आपने इन्हीं तत्वों को तैयार कर लेना। हर कहानी की जो समीक्षा की जाती है, तात्विक समीक्षा की जाती है, उसके लिए यही तत्व मुख्य तौर से काम आते हैं। कभी कभार क्या होता है बेटा
एकाध कहानी में, जैसे इसमें तो मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है, अन्य भी चित्रण है। कई बार एकाध कहानी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर किसी एक खास विषय को लेकर लिखी जा सकती है, तो उसमें हम एकाध, जैसे मनोवैज्ञानिक कहानी है या आंचलिक कहानी है, तत्व तो यही रहते हैं। अंत में जब हम लिखने, आप कह सकते हैं कंक्लूजन करते हैं, तब आप उसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं कि इस कहानी के अंदर यह विषय मुख्य रहा है, और इस तरह से इस कहानी को इस विषय के अनुसार भी यदि हम परखते हैं, जांचते हैं, समीक्षा करते हैं, तो यह अपनी कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। इस तरह से हमने कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की है।